तो हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये एआई नहीं है, मगर साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि ये सीरीज ब्रूटल सीन से भरी पड़ी है, इसीलिए इसे अपने रिस्क पर ही खुद देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है और हमें एक वॉइस बता रही होती है कि इस दुनिया में मोर्टल्स और इमोर्टल्स एक साथ रहते हैं, मगर जहां तक बात इमोर्टल्स की है तो वो आम मोर्टल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जहां तक बात आम मोर्टल्स की है, वो इमोर्टल्स को बहुत पसंद करते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। और साथ में हमें यह भी दिखाया जाता है वो बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो उनमें से एक लड़की जो कि 14 साल की निंगयू थी, वो एक पतंग उड़ा रही होती है और बाकी बच्चे भी उसके साथ ही खेलने में लगे हुए थे। जब हम देखते हैं कि वो लड़की पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक से अपनी पतंग को एक दरख्त पर फंसा देती है, तो वो सारे बच्चे ये सोचने में पड़ जाते हैं कि इसे कैसे उतारा जाएगा, मगर वो लड़की अपनी एक बोतल का इस्तेमाल करती है और फिर सीन कट हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन हीरो जो कि एक क्लेवर यूज करते हुए एक वाटरमेलन को काट रहा होता है और वहां पर मौजूद बहुत सारे लोग अपने साथ बहुत सारे वाटरमेलन लेकर आए थे और वो सारे के सारे उसी से ही वाटरमेलन कटवाना चाहते थे, क्योंकि उसके वाटरमेलन कटिंग स्किल्स बहुत ही शानदार थे और वो वाटरमेलन को कोई भी शेप दे सकता है। मगर वो लोग ये बात भी जानते थे कि उस बेचारे के पास एक हाथ नहीं है, मगर उसके बावजूद भी वो इतने अच्छे स्किल्स जानता है। हमने देखा था कि यहाँ पर वो लड़का एक वाटरमेलन को काटते ही उसे एक फ्लावर में कन्वर्ट कर देता है और फिर वही लड़का उस छोटी लड़की की पतंग उतारने के लिए भी उस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि उसके पास एक हाथ नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो आराम से ऊपर चढ़ जाता है और उस पतंग को भी नीचे उतारता है। मगर अचानक से उसे फील होता है कि वहां पर कोई और भी मौजूद है। वो देखता है ऊपर से फ्लाइंग सोर्स के साथ कुछ इमोर्टल्स उड़ते हुए जा रहे हैं। वो उन्हें अभी देख ही रहा होता है कि अचानक वो दरख्त कमजोर होता है, तो उसकी वजह से उसकी टहनी एक टूट जाती है और हमारा हीरो जिसका नाम गु आन है वो नीचे गिरने लगता है। मगर हम देखते हैं नीचे गिरने से पहले ही अचानक से उसके चारों तरफ एक एनर्जी बबल बन जाता है, जिससे वो फौरन से अपने आप को बिल्कुल संभालते हुए नीचे उतर आता है और खुद ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे असल में एक इमोर्टल लड़की ने बचाया है जो कि कुछ देर पहले वहां से गुजर रही थी। और जब गुआन उसे देखता है तो वो भी उसकी खूबसूरती में गुम हो जाता है। वो लड़की उसे देखने के बाद वहां से चली जाती है, जबकि गुआन वो नीचे खड़ा हुआ होता है और बाकी सारे लोग उसे आकर देखते हैं और वो छोटी बच्ची उससे कहती है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। मगर गुआन उसे पकड़ता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, हमें इस मर्तबा ये ट्रायल पास करना ही होगा। और फिर हमें बताया जाता है कि उस विलेज के सारे बच्चे एक ट्रायल पास करने के लिए जा रहे होते हैं। जो लोग ट्रायल पास कर लेंगे उन्हें एक सेक्ट में ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसके बाद वो लोग कल्टीवेशन करके इमोर्टल्स बन सकते हैं। और जैसे वो लोग वहां पर लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं और अचानक कोई शख्स उनके पास से होकर गुजरता है, तो वो उन लोगों को बताता है कि जरा सब्र करो और आराम से आओ, हो सकता है इस मर्तबा एग्जामिनर असेंशन प्लेटफॉर्म की एक मैदान हो। और गुआन देखता है वहां पर वही खूबसूरत सफेद बालों वाली लड़की मौजूद है और वही एग्जामिनर है और सबका ट्रायल ले रही है। मगर कुछ ही देर में उसकी ये सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो लड़की असल में एक मोटा आदमी था और गुआन को लग रहा था कि शायद वो एक लड़की है। यहाँ पर वो छोटी बच्ची अपने ब्रदर से कहती है कि हमेशा की तरह तुम्हें पहले जाना चाहिए, मगर गुआन कहता है कि नहीं, इस बार पहले तुम जाओ। मगर वो लड़की कहती है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर गुआन कहता है मैं जानता हूँ हमेशा की तरह तुम इस बार भी भाग जाओगी। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर कुछ इमोर्टल्स लोगों को टेस्ट करने के लिए आए होते हैं और कुछ बच्चों को वो लोग पास कर देते हैं, जिसके बाद ये बात तय हो जाती है कि उन बच्चों को वो लोग अपने साथ इमोर्टल असेंशंस में लेकर जाएंगे। और इस विलेज में मौजूद हर शख्स इस विलेज को छोड़कर जाना चाहता है, क्योंकि ये विलेज चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है और लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाते। और वो छोटी लड़की निंगयू वो जानती थी कि उसका वो बिग ब्रदर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हर साल रिजेक्ट हो जाता है, इसीलिए वो जानबूझकर वहां से भाग जाती थी और वो ट्रायल नहीं देती थी ताकि वो हमेशा अपने बिग ब्रदर के साथ वहां पर खुशी खुशी जिंदगी गुजारे। मगर वो लोग देखते हैं कि जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे अपने टेस्ट को पास कर चुके हैं और अब उस बच्चे की बारी है। तो गुआन फौरन से निंगयू से कहता है तुम जाओ। वो मोटा बंदा जैसे ही उसके फोरहेड पर अपनी फिंगर रखता है तो हमें दिखाया जाता है उस लड़की के फोरहेड अचानक से कोई चीज चमकना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो एक छोटी सी फायर एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे ये बात पता चलती है कि वो लोग उस लड़की को अपने
साथ इमोर्टल असेंशन ले जा सकते हैं, क्योंकि वो कल्टीवेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। निंगयू जब ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और फौरन से अपने ब्रदर के पास चली जाती है, और अब वो बस इसी उम्मीद में थी कि उसका ब्रदर भी ये ट्रायल पास कर लेगा। जैसे ही गुआन वो फौरन उस बंदे के पास जाता है तो वो बंदा उसे कहता है, तुम फिर से आ गए, हर बार तुम रिजेक्ट हो जाते हो और बार बार आ जाते हो। इस मर्तबा वो उसे दोबारा से टेस्ट करता है और हमें दिखाया जाता है शुरू में तो गुआन के फोरहेड से भी वो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना शुरू हुई थी, मगर कुछ ही देर के बाद वो स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जिस पर वो मोटा बंदा कहता है, तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तुम एक मोर्टल हो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर वो उसे दूर धक्का देकर गिराता है, जिस पर वो छोटी बच्ची गुस्सा हो जाती है और अपने ब्रदर को उठाते हुए उस मोटे से कहती है, मेरे ब्रदर से रेस्पेक्ट से बात करो। मगर गुआन खड़ा होकर फौरन से उसका मुंह बंद करवाता है और उस मोटे बंदे से कहता है, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये अभी बच्ची है। मगर वो मोटा कहता है कि इस बच्ची की इतनी हिम्मत, लगता है इसे कुछ मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। इतने में वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर अचानक उन लोगों को ऊपर से कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां से एक कल्टीवेटर बहुत ही तेजी से अपनी फ्लाइंग शॉट्स के साथ आता है और सीधा उस मोटे को बहुत ही जोर का आकर हिट करता है, जिससे वो मोटा बंदा वहां से दूर जा गिरता है। मगर वो दोबारा से खड़ा होते हुए कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई, किसे अपनी जान की परवाह नहीं है, जो भी मरना चाहता है चलो सामने आ जाओ। मगर वो देखता है कि वहां पर एक कल्टीवेटर है और वो कल्टीवेटर उससे कहता है कि माफ करना, असल में मैं एक फ्लाइंग सोर्ड यूज कर रहा था जो कि शायद मेरे कंट्रोल में नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत तेजी से जा रहा था। मगर जब वो गंजा उसे देखता है तो वो डर के मारे फौरन से उसके कदमों में आकर गिर जाता है और कहता है कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, असल में मैं ही तुम्हारे रास्ते में खड़ा हुआ था। ये सजा तो आपने मुझे बिल्कुल थोड़ी सी दी है, इस गुस्ताखी की सजा तो बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। आपने बस मेरी 2-4 पसलियां ही तोड़ी हैं और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बस 2-4 पसलियां तोड़कर मुझे छोड़ दिया है। मगर हमें दिखाया जाता है वहां पर वो छोटी लड़की और गुआन जब वो उस लड़के को गौर से देखते हैं तो वो उसे पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ये ज़ुआंग ज़ुआंग है। वो जैसे उसका नाम पुकारता है तो वो मोटा खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उसे ज़ुआंग ज़ुआंग कह रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? ये हमारे सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल है और इसका पावर लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल है। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि इस लड़के का नाम ली ज़ुआंग है और ये एस्ट्रल क्लाउड पैलेस का एक जीनियस डिसाइपल है जिसके पास एक थंडर फिजिकल बॉडी है और लोग इसे थंडर एम्परर भी कहते हैं। मगर ली ज़ुआंग फौरन से उस मोटे को पकड़कर दूर हटाते हुए कहता है कि चलो हटो यहाँ से। वो फौरन से अपने दोस्तों को पहचान जाता है और गुआन से कहता है कि चलो कहीं बैठ के बात करते हैं और हमें यहाँ पर उनकी बचपन की मेमोरीज दिखाई जाती हैं। दोनों ही अपने हाथों में क्लीवर लेके खड़े होते हैं और जैसे ही वहां पे मौजूद वो लड़की उनके लिए ऊपर बड़े वाटरमेलन थ्रो करती है तो वो दोनों ही अपने स्किल्स के जरिए उन वाटरमेलन्स पर इतने वार करते हैं कि वो उन्हें बिल्कुल परफेक्ट शेप में टुकड़े टुकड़े कर कर वापस से नीचे आ जाते हैं और वो छोटी लड़की उन सारे वाटरमेलन्स को कैच भी करती है, जिसके बाद वो सारे बच्चे मिलकर उन वाटरमेलन्स को खाते हैं और अचानक फिर वहां पर बादल आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फौरन से एक जगह सिक्योर होने के लिए भागते हुए अंदर छुप जाते हैं और जैसे ही वहां पे बारिश होती है तो वो सब लोग एक साथ बैठकर वाटरमेलन खाते हुए बातें करते हुए कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा कि हम लोग भी इमोर्टल्स बनेंगे। उन सब के सपने बड़े बड़े होते हैं, कोई हेवन में जाना चाहता है, कोई एक पावरफुल हेवन गॉड बनना चाहता है या और कोई पावरफुल बीस्ट पर राइड करना चाहता है। मगर जहां तक बात गुआन की होती है वो अपने एक हाथ के साथ शायद ये सब कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसकी जूनियर सिस्टर उसके लिए काफी फिक्रमंद होती है और वो उससे कहती है कि ब्रदर तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और यहाँ पर गुआन भी डिसाइड करता है कि वो भी एक इमोर्टल जरूर बनेगा। मगर ये कहने की देर थी कि अचानक वहां पर एक जोरदार लाइटनिंग आकर हिट करती है जिससे वो घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर गुआन अपनी सिस्टर को बचाकर बाहर ले आता है और वो देखता है कि ली ज़ुआंग पर वो लाइटनिंग हिट कर गई थी, जिसके बाद उसकी बॉडी हवा में ऊपर आ जाती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लाइटनिंग ने उसे पजेस कर लिया है। और 10 साल के बाद हम लोग प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं जहां पर ली ज़ुआंग गुनिंग की बनाई हुई वो ड्राइंग देख रहा होता है और गुआन उससे कहता है तुम सच में एक बहुत ही अच्छे दोस्त हो, एक कल्टीवेटर और एक इमोर्टल बनने के बाद भी तुम वापस हमसे मिलने आए हो। और यहाँ पर निंगयू उससे कहती है कम से कम तुम उन बेवकूफ कल्टीवेटर्स की तरह नहीं हो जो कि हमेशा लोगों को नीचा समझते हैं और कभी उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते। फाइनली तुम अब एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो क्योंकि तुम पहले कल्टीवेटर हो जो कि आम लोगों के पास आए हो। वो यहाँ पर उसे अपने बिग ब्रदर के लिए कहती है कि बस हमें थोड़ी सी
सी एक फेवर चाहिए, मगर इतने में गुआन भी वहाँ पे आ जाता है और उनके लिए वाटरमेलन काट कर लाया था। और ली जुआंग उससे कहता है, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात कहूंगा, गुआन की मेरिडियंस वो कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो कल्टीवेटर नहीं बन सकता, नहीं पाथ ऑफ इमोर्टैलिटी पे किसी भी तरह स्टेप इन हो सकता है। यहाँ तक कि अगर मैं भी चाहूँ तो भी मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। पर गुआन कहता है, चलो ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो वाटरमेलन लेके आया था, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। वो उन लोगों से कहता है, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे? मगर उसकी जूनियर सिस्टर वो कहती है कि तुम पागल हो, हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर इतने सीरियस हैं और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। तो गुआन उन्हें कहता है कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता ऐसा होता है जो कि हमें बाद में कहीं समझ में आता है। ये कहने के बाद वो अपने पेरेंट्स के मेमोरियल टैबलेट्स के पास जाकर उन्हें याद करता है और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि शायद हो सकता है मेरा पाथ ऑफ कल्टीवेशन तुम्हारे पाथ ऑफ कल्टीवेशन से बिल्कुल डिफरेंट हो, इसीलिए तुम लोगों को मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इतने में अचानक वहां पर एक बंदा जोर जोर से चिल्लाते हुए एक अनाउंसमेंट करता है और उस टाउन में मौजूद सब लोगों से कहता है कि जितने भी लोग विलेज में सिलेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे अब सेक्ट में जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है और वैसे भी इमोर्टल्स को ज्यादा देर वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यहाँ पर गुनिंग वो अपने भाई से कहती है कि अब फाइनली मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और गुआन उससे कहता है, पहले मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था कि तुम अकेली वहां पर कैसे सरवाइव करोगी, पर क्योंकि अब ली जुआंग तुम्हारे साथ है तो मेरी टेंशन खत्म हो गई है। और निंग्यू कहती है, मैं वापस आती रहूंगी। जिस पर गुआन कहता है, ऐसी बेवकूफी मत करो, चली जाओ यहाँ से और अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना और तभी वापस आना जब तुम अच्छी कल्टीवेटर बन जाओ। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि तुम जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगी तुम उतना ही जल्दी ग्रो करोगी। वो ली जुआंग से कहता है कि मैं अब निंग्यू को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मगर निंग्यू अपने भाई को छोड़ते हुए बिल्कुल इमोशनल हो जाती है और उसका भाई कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे गले मिलना चाहती हो? जिस पर निंग्यू उसे एक जोर से पंच मारती है और फिर भागते हुए उस फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और गुआन से कहती है, हम लोग लाइफ में कभी न कभी जरूर मिलेंगे, वैसे भी तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम अपना ख्याल खुद से रख सकते हो। जबकि ली जुआंग उससे जाते हुए कहता है कि खुद को इतना फोर्स मत करो, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसे एक्सेप्ट कर लो, कभी कभार अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना ही हमारे लिए बेहतर होता है। ये कहने के बाद वो उस फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ उस लड़की को ले जा रहा होता है, जिसके बाद वो लड़की पीछे मुड़कर अपने भाई से कहती है, मैं वहां पर हार्ड वर्क करूंगी और जल्द से जल्द अपने आप को ग्रो करूंगी और एक दिन तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। जिस पर गुआन भी उससे कहता है, अपना ख्याल रखना। गुआन फौरन से अपने घर में वापस आता है और निंग्यू का सारा सामान लपेट कर एक जगह रखता है, यहाँ तक कि उसकी पतंग भी संभाल कर रख देता है। और फिर वो ये ठान लेता है कि अब वो एक दिन भी चुप करके नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो अपनी किस्मत बदल कर रहेगा। इसके लिए वो अपना सामान उठाता है और बड़े से माउंटेन तक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो इस विलेज से किसी तरह बाहर निकल सके। वो माउंटेन बिल्कुल सीधा खड़ा माउंटेन होता है जिस पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मगर गुआन यहाँ पर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता जा रहा होता है और उसे कई दिन लगते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो जहां तक भी चढ़ता है वहां पर वो अपना एक निशान लगा लेता है ताकि उसे पता चले कि वो यहां तक चढ़ चुका था। और हमें दिखाया जाता है वो एक दिन उस माउंटेन के बिल्कुल टॉप तक पहुंचने वाला होता है और अचानक से वो पत्थर जैसे टूटता है तो गुआन वहां से नीचे गिरने लगा था और इससे पहले कि वो नीचे गिरता वो खुद को संभालता है और फौरन से रस्सी के सहारे अपना वो हुक एक बड़े से पत्थर पर फंसा देता है, जिससे वो नीचे गिरने से तो बच जाता है, मगर वो रस्सी बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और उसका वेट संभालने की वजह से वो टूटने लगी थी। ये देखते ही गुआन फौरन से साइड में मौजूद एक बड़े से पत्थर को देखता है और किसी तरह उस तक पहुंचने के लिए तेजी से भागना शुरू कर देता है, मगर उससे पहले कि वो पहुंच पाता वो रस्सी टूट जाती है और गुआन एक जोर की जंप लगाकर किसी तरह उस बड़े से पत्थर के पास पहुंचते ही अपना क्लीवर निकालकर उस पर बहुत ही जोर से दे मारता है, जिससे वो क्लीवर उस पत्थर में फंस जाता है और इस तरह गुआन अपनी जान बचाकर उस पत्थर के सहारे वहीं पे ही लटका रहता है। और कुछ देर के बाद जब वो ऊपर चढ़ाता है तो वो उस माउंटेन के ऊपर लेट जाता है और कहता है, फाइनली मैं यहाँ से निकल ही आया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी खाई से कोई निकल सकता है। मगर जब वो खड़ा होकर देखता है तो उसे बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग तरह की नजर आती है और वो नजारा ही बिल्कुल खूबसूरत होता है, मगर अचानक से वहां पर एक ठंडी सी हवा चलती है और हर तरफ फॉग फैल जाती है। ये देखकर गुआन परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब क्या है, मगर उसे नीचे एक छोटा सा पेंडेंट नजर आता है। ये असल में उसकी जूनियर सिस्टर निंग्यू का पेंडेंट था। उसे वहां पर देखकर वो काफी सरप्राइज होता है कि उसका पेंडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, मगर जब वो आसपास
आसपास देखता है तो आसपास का नजारा ही बिल्कुल अलग तरह का होता है। वो जगह बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसे अपने पास में एक बहुत बड़ा पैलेस दिखाई दे रहा होता है और वो जगह काफी डरावनी भी थी, मगर उसके बावजूद भी वो लड़का उस पैलेस के पास जाता है और वहां पर एक नेम प्लेट को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एस्ट्रल क्लाउड पैलेस है, ये एस्ट्रल क्लाउड पैलेस एकेडमी है। और जैसे वो उसका दरवाजा खोलता है और अंदर की तरफ देखता है तो उसे लगा कि अंदर कुछ लोग होंगे, मगर वो अंदर का नजारा देखता है तो वो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और वो बच्चे कोई और नहीं थे बल्कि उसके अपने विलेज के बच्चे थे जो कि कुछ देर पहले ही इमोर्टल कल्टीवेटर्स के साथ वहां से निकले थे। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मगर अचानक से दो लोग वहां पर अंदर आ रहे होते हैं। ये देखते ही गुआन फौरन से वहां पे छुप जाता है और वो देखता है कि वो दो लोग कोई और नहीं है बल्कि उनमें से एक तो वही मोटा कल्टीवेटर है जो कि उन बच्चों का ट्रायल ले रहा था और दूसरा एक कल्टीवेटर है जो कि शायद उसने पहले नहीं देखा था। मगर वो लोग जब अंदर आते हैं तो अंदर आकर वो लोग यहाँ पर ली जुआंग की बुराइयां कर रहे होते हैं कि उसके पास अगर वो थंडर बॉडी ना होती तो वो कभी भी हम लोगों के ऊपर इस तरह ऑर्डर न चला रहा होता, मगर क्योंकि अब वो हमारे ऊपर है और हमारा सुपरवाइजर है तो उससे ये परमिशन मिली हुई है, इसलिए वो हम पर जब चाहे हुक्म चला सकता है। इतना कहने के बाद वो लोग जब उन बच्चों को उठाते हैं तो गुआन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो लोग जिस बच्चे को उठा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि उसकी जूनियर सिस्टर थी और वो मर चुकी थी। ये देखते ही उसकी आंखें तो बिल्कुल लाल हो गई थी। वो लोग उसकी ही सिस्टर को एक बड़ी सी भट्टी जैसी चीज के अंदर डालकर जैसे ही उसे गोल गोल घुमाते हैं तो उसकी बॉडी की हड्डी तक पिसना शुरू हो जाती है। ये देखकर गुआन से रहा नहीं जाता और वो फौरन से अपना क्लीवर निकालता है और उन लोगों पर हमला करने के लिए जैसे ही टूट पड़ता है तो अचानक वो कल्टीवेटर एक एनर्जी के जरिए गुआन को उठाकर दूर फेंक देता है। उसके अटैक की वजह से गुआन काफी ज्यादा हर्ट हुआ था और वो मोटा बंदा उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है, ये यहाँ पे भी आ गया। मगर यहाँ पर गुआन देखता है कि उसका दोस्त ली जुआंग वो वहाँ पर मौजूद है। वो उससे कहता है तुमने देखा इन लोगों ने निंग्यू को मार दिया, मगर ली जुआंग उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। ये कहने के बाद वो उसे अपनी लाइटनिंग से इतना जोर का झटका देता है कि गुआन वहां पर तड़पते हुए बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ली जुआंग उसे नीचे फेंककर उन लोगों से कहता है इसे फौरन से हेवन बर्निंग पूल में जाकर फेंक दो। ये कहने के बाद वो दोनों ही वॉरियर फौरन से उसे घसीटते हुए वहां से बाहर ले जा रहे होते हैं और अब भी वो लोग ली जुआंग की बुराइयां कर रहे होते हैं कि ये जब भी आता है हम पर सिर्फ ऑर्डर चलाता है। मगर वो मोटा कहता है जरा संभल कर बात करो, उसके पास थंडर बॉडी है और वो मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल भी है, अगर उसने सुन लिया तो वो चाहे तो हमें यहाँ पे मार भी सकता है। इतना कहने के बाद वो दूसरा कल्टीवेटर कहता है सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा जालिम और इतना बेरहम होगा। इसने तो अपने विलेज की अपनी दोस्तों तक को मार दिया। उसे जरा भी तरस नहीं आया कि वो उसकी सारी बचपन की दोस्त थी। यहाँ पर अचानक से गुआन को होश आता है और वो ये बात सुनते ही किसी तरह पत्थरों से अपना हाथ फंसा लेता है, जिस पर वो मोटा उसका सिर पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अब कोई बात बुरी लगने लगी है। मगर गुआन अपने आप को छुड़ाता है और उस मोटे बंदे के कान पर बहुत ही जोर से काटता है, जिससे वो मोटा बंदा अपने आप से उसे दूर हटाता है, मगर उस बंदे का कान गुआन ने पूरी तरह से उखाड़ फेंका होता है। ये देखकर उस मोटे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो भागते हुए जाकर गुआन को एक जोरदार किक मारकर फौरन से उस खाई में फेंकता है तो वो किसी तरह उस खाई से गिरने से अपने आप को बचा लेता है। मगर वहां पे मौजूद वो दूसरा कल्टीवेटर अपना हाथ उसकी उंगलियों पर जाकर रख देता है, जिससे गुआन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो उन कल्टीवेटर से कहता है मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। मगर वो कल्टीवेटर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम बेकार हो। ये कहते ही वो दोबारा से एक जोरदार एनर्जी बीम उसके फोरहेड पे दे मारता है, जिससे वो एनर्जी उसके फोरहेड से दूसरी तरफ बाहर निकल आती है और गुआन का काम यहाँ तमाम हो जाता है और वो सीधा उस लावा में जाकर गिरता है। मगर यहाँ पर अचानक से फ्लैशबैक्स आते हैं और वो अपनी एक न्यू लाइफ देख रहा होता है, जिसमें वो एक मॉडर्न वर्ल्ड में मौजूद है और वो कोई सोल्जर है। मगर अचानक से वो वापस से अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाता है, जहां पर उसे फिर से निंग्यू की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसका वो जेट पेंडेंट उसे पुकार रहा है। ये देखते ही वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जाने लगता है, मगर अचानक एक एरो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आता है, जिससे वो बाल बाल बचता है और देखते ही देखते वहां पर एरो की बौछार हो जाती है और गुआन किसी तरह खुद को बचाते हुए दाएं बाएं हट रहा होता है और अपने क्लेवर को उठाने की कोशिश करता है। मगर अचानक एक एरो सीधा उसके हाथ के आर पार निकल जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, मगर उसके बावजूद भी वो रुकता
नहीं है। मगर गुआन कंटिन्यूसली उस पेंडेंट की तरफ देख रहा होता है और उसे अपनी सिस्टर नेंग्यू की याद आ रही होती है, जिसकी वजह से वो हिम्मत जुटाकर उस एरो को भी बाहर निकाल लेता है। मगर अचानक से उसे अपने सामने बहुत सारे डीमन सोल्जर्स दिखाई देते हैं। उन सब के पास बड़ी बड़ी तलवारें होती हैं और वो बहुत ही खूंखार भी होते हैं, इसीलिए गुआन को देखते ही वो सब के सब उस पर टूट पड़ते हैं। पर यहाँ पर गुआन वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ होता है और अपना क्लेवर लेता है और जैसे साथ ही उन डीमंस पर टूट पड़ता है और एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। मगर क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं तो इसीलिए एक साथ इतने लोगों को संभालना एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। यहाँ पर गुआन बहुत ही बुरी तरह से जख्मी भी होता है, मगर उसके बावजूद भी वो अपने क्लेवर की मदद से एक डीमन पर इतने जोर से वार करता है कि वो उसके सर को मार मार कर पूरी तरह से मसल देता है। और जैसे ही एक दूसरा डीमन आकर उस पर वार करता है तो गुआन उसे भी रोकने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन अपनी सोड उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। पर यहाँ पर भी वो गुआन को रोक नहीं पाता, गुआन उसे भी खत्म कर देता है। जिसके बाद जब वो देखता है कि उसने सभी लोगों का काम तमाम कर दिया है तो वो दोबारा से उसी पेंडेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मगर वो पेंडेंट थोड़ा सा हाइट पर आ चुका होता है तो गुआन अपनी सिस्टर से कहता है, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे जंप लगाकर उस पेंडेंट को पकड़ता है तो अचानक से वो पेंडेंट चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा हाथ अपीयर होता है जिसने अपनी फिंगर के साथ गुआन को टच किया था। और वो हाथ किसी और का नहीं होता बल्कि एक बहुत ही बड़े डीमन गॉड का होता है। उसे देखकर गुआन वो खुद भी बिल्कुल हैरान हो गया था और वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन। इतने में वो गॉड अपनी बॉडी से एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट करते हुए ऊपर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बना लेता है और उसके जरिए वो एक लाइव जेट टेबलेट भी क्रिएट करता है जिसमें गुआन को कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। और वो डीमन गॉड उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 ब्रेथ्स का टाइम है, उसके बाद तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, या तो तुम मेरी ऑफर को मान लो और मेरी पावर्स को एक्सेप्ट करके मेरी पार्टी में आ जाओ, या फिर तुम अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पर गुआन को अपनी सिस्टर का बदला भी लेना था, इसीलिए वो उस डीमन गॉड से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। जिसके बाद वो डीमन गॉड फौरन से अपनी ब्लड पावर उसकी बॉडी में ट्रांसफर करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि गुआन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो गॉड उसका हाथ जनरेट करना शुरू कर देता है, जो कि उसका कटा हुआ हाथ होता है वो बिल्कुल जनरेट होकर नॉर्मल हाथ जैसा बन जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस मोटे को और उस दूसरे कल्टीवेटर को। वो लोग गुआन को मारने के बाद अब यहाँ पर वाइन पी रहे होते हैं और साथ में वो लोग उस गुआन के बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि हम लोग सिर्फ कुछ देर के लिए ही बाहर गए और देखो हमारे साथ क्या हो गया, मगर ये वाइन बहुत अच्छी है, इसने तो सीधा जाकर दिल पे चोट मारी है। मगर बहुत ज्यादा वाइन पीने के बाद अब उसकी टंकी फुल हो गई थी, इसीलिए वो उसी खाई वाली जगह पर जाकर अपनी टंकी खाली करने की कोशिश करता है। पर अचानक से यहाँ पर गुआन नीचे से बाहर निकल आता है और हम अगले सीन में उस मोटे बंदे का सर नीचे पड़ा हुआ देखते हैं, जिस पर वो दूसरा कल्टीवेटर भी कांपना शुरू कर देता है क्योंकि गुआन वो अब उसके सामने खड़ा हुआ था और सारी की सारी लावा पावर तो इसे लग रहा था कि जैसे अब उसके कंट्रोल में आ गई है। उसकी आंखें साफ बता रही होती हैं कि उसके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता वो अब उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर वो कल्टीवेटर कांपते हुए कहता है तुम मरे नहीं हो। ये कहकर वो जैसे अटैक करने वाला होता है तो गुआन अपने क्लीवर से उसका हाथ ही काट देता है और फिर अपने उसी हाथ के साथ उसे कंट्रोल करते हुए उसकी बॉडी की मसल्स और उसकी बोन्स को पूरी तरह से अंदर से क्रैक करना शुरू कर देता है, जिससे वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से बिखर चुका होता है। मगर गुआन अब भी उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। वो अपने उसी क्लीवर के साथ उसकी बॉडी को भी पूरी तरह से 2 टुकड़े कर देता है। पर अब भी उसका दिल नहीं भरा था। उसकी सिस्टर के साथ जो कुछ हुआ था उसके मामले में ये सजा और भी कम लग रही थी, इसीलिए वो उसी क्लीवर के साथ उसका सर धड़ से अलग कर देता है। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो जो कि अपनी पहले वाली लाइफ को याद कर रहा होता है, जब वो मॉडर्न वर्ल्ड में रहा करता था तो वो क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करता था और वो इस टाइम पे भी एक क्रिमिनल के पीछे ही भाग रहा था, जबकि एंशिएंट वर्ल्ड में सेम टाइम पर हमारे हीरो के पेरेंट्स वो अपने बच्चों के साथ उन माउंटेन से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि हमारा हीरो वो उस क्रिमिनल के पीछे भागते भागते मॉडर्न वर्ल्ड में उसे जाकर पकड़ लेता है और उसे अरेस्ट करता है। मगर यहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड में वो अपने पेरेंट्स के साथ उन माउंटेन से नीचे उतर रहा था। उन लोगों को एक आजाद जिंदगी चाहिए थी, मगर सेम टाइम पर दोनों ही जगहों पर आग के बड़े बड़े गोले आकर गिरते हैं, जिसकी वजह से हमारा मॉडर्न हीरो वो वहीं पे ही मारा जाता है। और दूसरी तरफ एंशिएंट वर्ल्ड में भी उन लोगों के ऊपर जब वो पत्थर आकर गिरते हैं तो वो लोग उस माउंटेन से नीचे आ गिरे थे और हमारा
हीरो जब अपनी आंख खोलता है तो वो हैरान होता है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड से अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। यानी कि वो छोटा बच्चा मर चुका था मगर उसके अंदर हमारे हीरो की सोल मॉडर्न वर्ल्ड से एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर आ गई थी। वो उस छोटी सी बच्ची को भी देखता है जो कि उसके बराबर में मौजूद थी, मगर जैसे ही वो होश में आता है तो वो अपनी सिस्टर को सामने देखता है और फौरन से उसे गले लगाते हुए कहता है कि शुक्र है कि ये एक सपना था, मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें खो दूंगा। मगर उसकी सिस्टर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ। ये सुनकर वो लड़का तो हैरान हो जाता है और उसे थोड़ा सा अपने आप से दूर हटाता है और देखता है कि वो वाकई में उसकी सिस्टर नहीं है। और इतने में उस लड़की का ग्रैंडपा भी वहां पे आ जाता है और वो गुआन को डांटते हुए कहता है कि लोफर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो हम लोगों ने तुम पर एहसान किया और तुम्हारी लाइफ बचाई है और ऊपर से तुम मेरी पोती के ऊपर डोरे डाल रहे हो। वो अपनी डॉटर से कहता है देखो इस बेशर्म को, मैंने अपना ओरिजिनल कोट इसे पहनाया हुआ है। और गुआन आसपास का नजारा देखता है तो वहां पर सारे नए लोग होते हैं जिस पर वो काफी सरप्राइज होता है कि ये कौन सी जगह है और तुम कौन लोग हो। तो वो एल्डर उसे बताता है कि ये ग्रैंड ट्रिपल अलायंस सुपरमार्केट है, यहाँ पर इस मार्केट के सिर्फ लेबर मौजूद है। और इतने में वो खांसने लगता है तो वो लड़कियों से कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम लुवोकी है और ये मेरे ग्रैंडफादर हैं। असल में हम लोग न्यू कल्टीवेटर्स हैं और हम लोग इटरनल सेक के साथ अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर रास्ते में हमें तुम्हारी बॉडी मिली तो हम लोग उसे उठाकर अपने पास ले आए। इतना कहते ही वो उसकी सिस्टर का वो पेंडेंट उसे दिखाती है और कहती है ये भी तुम्हारे पास पड़ा था। उस बर्ड पेंडेंट को देखते ही गुआन वो फिर से उन मेमोरीज में चला जाता है जहां वो अपनी सिस्टर की डेड बॉडी को देखता है और साथ में ली जुआंग और उसके दोस्तों को भी देखता है। उन लोगों ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ अब उसे याद आने लगा था, जिसका मतलब ये था कि वो सब कोई ख्वाब नहीं था बल्कि वो सब कुछ हकीकत में हो चुका है। और वो अपना लेफ्ट हैंड दोबारा से रीजनरेट कर चुका था, जिस पर अब उसे यकीन आ गया था कि वो गॉड वाकई में रियल था। मगर यहाँ पर साथ में उसे अपनी पास्ट लाइफ वाली कुछ मेमोरीज की भी झलक नजर आ रही होती है। मगर लुवोकी उससे कहती है तुम अपने घर के बारे में बताओ, हम तुम्हें वहां पर पहुंचा देंगे। मगर इतने में वो ओल्ड मैन बीच में से भागते हुए कहीं जा रहा होता है। असल में वहां पर एक और की कल्टीवेटर आ गया था, वो अपने 2 चमचों के साथ आया हुआ होता है और उसे वहां पर देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि ये कल्टीवेटर इटरनल सेक्ट से है तो ये इटरनल सेक्ट को ज्वाइन करने में उन लोगों की हेल्प कर सकता है। इसीलिए वो सब लोग उसे बड़ी से बड़ी ऑफर देने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग किसी तरह उन्हें कोई ऐसी पिल्स दे दें कि जिससे वो फौरन से की रिफाइनमेंट लेवल में आगे चले जाएं और इटरनल सेक्ट के डिसाइपल्स बन जाएं। मगर वो बंदा नीचे उतर कर कहता है मेरा नाम जुओ क्यांग है और मैं इटरनल सेक्ट की तरफ से तुम लोगों को चुनने के लिए आया हूँ। जो भी बंदा क्वालिफाइड होगा उसे मैं अपने इटरनल सेक्ट के लिए चूज करूंगा और फिर उसकी कल्टीवेशन को पिल्स की मदद से बहुत ही तेजी से ग्रो करूंगा, यहाँ तक कि मैं उसे सोल सेंट रियलम तक पहुंचा दूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद तो लोगों का जोश और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो सारे के सारे उस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए पागल हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर लुवोकी वो गुआन से कहती है चलो हम भी चलते हैं। ये कहने के बाद वो सारे के सारे लोग एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद जुओ क्यांग उन लोगों से कहता है कि आज का टास्क बिल्कुल सिंपल है, मैं तुम लोगों को एक ट्रेजरी गेट को ओपन करने के लिए कहूंगा। अगर तुम लोग उसे ओपन कर लेते हो तो तुम लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। आज तुम लोग अपनी जिंदगी को रिस्क में डालोगे तभी तुम लोग कल को एस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन लेवल को अचीव कर पाओगे। और मैं तुम लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अगर तुम लोगों में वाकई में हिम्मत है और तुम लोग ये ट्राई करोगे और उसमें पास हो जाओगे तो मैं खुद तुम लोगों को ऐसी पिल्स दूंगा कि जिससे तुम लोग नेसेंट सोल लेवल तक भी जा सकते हो। ये सुनते ही एक बंदा तो जोश में आकर कहता है कि इतनी देर किस बात की, सबसे पहले मैं जाकर ट्राई करता हूँ। जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उसके अंदर से एक ऐसा एनर्जी प्रेशर निकलता है कि जिससे उसकी बॉडी में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। उन्हें दिखाई देता है कि उस बंदे की बॉडी तो पूरी तरह से फटकर हर जगह बिखर गई है और वहां मौजूद एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है ये लोग हमें मारने के लिए लाए हैं। इतना कहने की देर थी कि सब लोग यहाँ वहां भागना शुरू कर देते हैं और अचानक से उस गुफा का एक बहुत ही भारी पत्थर वाला दरवाजा नीचे आता है और एक बंदा उसके नीचे पूरी तरह से कुचल दिया जाता है और वो लोग इस तरह फंस जाते हैं। अब उनके पास भागने का और कोई ऑप्शन नहीं होता, जो भी बंदा बोलता है उसे वहीं मार दिया जाता है। यहाँ तक कि उनकी बॉडीज को इस तरह मारकर एब्जॉर्ब किया जाता है कि जिससे वो लोग अपनी पावर्स भी बढ़ा पा रहे थे। अब उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था
ताकि वहां से किस तरह निकला जाए। एक कल्टीवेटर अपने नाइफ के साथ इतना तेजी से वार करता है कि वो अपना चाकू उसके सिर के दूसरी पार निकाल ले आता है और उसे पता भी नहीं चलता। और फिर वो दूसरे लोगों से कहता है, अब बताओ कि क्या कोई और यहाँ शोर मचाने की कोशिश करेगा। मगर यहाँ गुआन देखता है कि उन माउंटेन्स के बीच में से कोई ऐसी दरार मौजूद है जहाँ से हवा आ रही है, और अगर यहाँ पे हवा अंदर आ सकती है तो मतलब यहाँ से लोग बाहर भी जा सकते हैं। जबकि ज़ुओ क्यांग उन लोगों से कहता है कि हमारा इटरनल सेक्ट वो सोल स्प्लिटिंग सेक्ट की वजह से बहुत पहले ही वाइप आउट हो चुका था। हम लोग तो तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। हम तुम लोगों को मारेंगे और तुम्हारा इल्जाम इटरनल सेक्ट पर आ जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। इतना कहने के बाद वो एक बंदा एक विप के साथ एक आम आदमी को पकड़कर सीधा उस ट्रेजरी गेट पर दे मारता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से इरेज हो जाती है। और फिर वहां पे मौजूद दूसरा बंदा कहता है कि बदकिस्मती से ये भी कामयाब नहीं हो पाया, शायद इन लोगों का लक बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पर गुआन अपना वो नाइफ निकालने लगता है तो वो ओल्ड मैन उससे कहता है मुझे हैंडल करने दो। मगर ज़ुओ क्यान की नजर उसकी पोती पर पड़ जाती है, जिस पर ज़ुओ क्यान कहता है कि मैं चाहता हूं कि जरा उस ब्यूटी को भी ट्राई करके देखा जाए। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाकर उनसे रहम की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज मेरी ग्रैंड डॉटर को छोड़ दीजिए। मगर ज़ुओ क्यान उसे इतना जोर से थप्पड़ मारता है कि उसकी गर्दन ही घुमा देता है, जिससे वो ओल्ड मैन वहीं पर ही ढेर हो जाता है। ये देखकर उसकी ग्रैंड डॉटर बिल्कुल सदमे में चली जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके ग्रैंडफादर के साथ ऐसा कैसे हो गया। और ज़ुओ क्यान कह रहा होता है बेवकूफ ओल्ड मैन, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे बोलने की बारी है, जब तक मैं ना कहूं तब तक नहीं बोलना। ये देखते ही वहां मौजूद सारे के सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं हम सब मिलकर इनसे लड़ते हैं। ये वैसे भी बहुत थोड़े हैं, मगर जब वो कल्टीवेटर्स मारने पर आते हैं तो उनके वेपन्स इतने खतरनाक होते हैं कि उन कल्टीवेटर्स उन आम लोगों में से कोई भी उनसे नहीं बच पाता। वो लोग एक एक को बहुत ही बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं। और लुवो की अपने ग्रैंडफादर का बदला लेने के लिए जा रही थी, मगर गुआन उसे रोकता है और कहता है इनसे सिर्फ मैं ही तुम्हारा बदला ले सकता हूँ। तुम ऐसा करो कि पीछे उन माउंटेन्स में से निकल जाओ, वहां से हवा अंदर आ रही है। इसका मतलब भी वहां पर कोई ऐसी दरार मौजूद है जहां से निकला जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पर वो कल्टीवेटर्स मौत का खेल खेल रहे होते हैं और उन लोगों को आम लोगों को मारना इतना आसान लग रहा होता है जैसे कि वो उन्हें कोई इंसान समझते ही ना हो, बल्कि वो खुद एक दरिंदे की तरह उन्हें मार रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा हीरो गुआन वो अपना वो क्लेवर निकाल कर जैसे उनकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो कल्टीवेटर भी अपनी सोर्ड उसके साथ टकराता है, जिससे दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। और अचानक हम उसके एंशिएंट गॉड को देखते हैं। वो अपनी पावर्स यूज तो कर रहा था, मगर गुआन वो कल्टीवेशन लेवल में बहुत ही ज्यादा लो होता है और वो ज़ुओ क्यान उसे एक बहुत ही जोरदार पंच दे मारता है। और फिर ज़ुओ क्यान उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे साथ फाइट बैक करना चाहते हो। मगर यहाँ पर गुआन परेशान होता है कि आखिर मैं अपनी पावर्स यूज क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि मैंने कुछ टाइम पहले ही पावरफुल कल्टीवेटर्स को मारा भी है। इतने में लुवो की वो उस ट्रेजरी गेट को टच करती है तो उसे एक जोर का झटका लगता है और वो वहां से पीछे आकर गिरती है। ये देखते ही गुआन फौरन से उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और फौरन से धूल वाली जगह की तरफ अंदर भाग जाता है ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। जबकि दूसरी तरफ ज़ुओ क्यान अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग इन्हें एक एक करके टेस्ट करते रहो, जब तक इनमें से कोई भी सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक ये खेल चलता रहना चाहिए। जहां तक बात उस लड़की की है उसे मैं जाकर खुद पकड़ूंगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गुआन वो उस लड़की को लेकर उन दरारों की तरफ जा रहा होता है जहां से हवा आ रही थी, मगर अचानक वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को उठाकर फौरन से एक साइड पर बिठा देता है और कहता है कि यहाँ अच्छी तरह से छुपी रहना और कोशिश करो कि आवाज बिल्कुल भी मत करो। ये कहकर वो वहां से बाहर की तरफ निकलता है और अचानक से बाहर से ज़ुओ क्यान उसके सामने आ जाता है और उसे फिर से एक जोरदार किक मारते हुए वहां से दूर उछाल फेंकता है, जिससे गुआन को काफी ज्यादा चोट लगती है। मगर उसके बावजूद भी वो लड़ने को तैयार होता है और ज़ुओ क्यान कहता है मुझे बताओ कि उस लड़की को तुमने कहाँ छुपाया है। जिस पर गुआन कहता है तुम्हारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। पर ज़ुओ क्यान कहता है अगर तीन गिनने तक तुमने उसे मेरे हवाले नहीं
किया तो तुम जान से जाओगे। मगर वो गिनने से पहले ही गुआन पर दोबारा से टूट पड़ता है और उसे मारते हुए काउंटिंग भी साथ में करता जा रहा होता है। गुआन कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से अभी सिर्फ फर्स्ट की कल्टीवेशन में होता है, तो इसलिए वो इतना पावरफुल नहीं होता कि वो थर्ड लेवल के वॉरियर का मुकाबला कर सके। मगर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जुवोक्यान को धक्का देते हुए सीधा उस ट्रेजरी गेट की तरफ फेंकता है, जिस पर वो लड़का बहुत ज्यादा डर गया था। मगर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रेजरी गेट से टकराने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था, मगर उसकी पैंट जरूर गीली हो गई थी। जबकि गुआन वो वहां से टेलीपोर्ट होकर अचानक से एक और सीक्रेट रूम के अंदर आ पहुंचता है और जैसे ही खड़ा होकर देखता है तो वो एक अलग ही जगह पहुंचा होता है, जिस पर वो खुद भी काफी सरप्राइज होता है कि ये कौन सी जगह है। मगर उसे दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई देती है, तो वो फौरन से उस पेंटिंग को जाकर देखता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये पेंटिंग असल में इटर्नल सेक्ट मास्टर की पेंटिंग है। और अचानक पीछे उसके एक शेडो भी अपीयर होता है, जो कि चोरी छुपे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था। मगर गुआन पीछे पड़ता है तो पीछे कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ वहां पर एक गमला और उसमें एक पौधा लगा हुआ था। इतने में गुआन जैसे दोबारा आगे की तरफ देखता है तो पीछे से वो चीज दोबारा से उस पर हमला करती है, मगर गुआन उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ उछाल फेंकता है और फिर हमें पता चलता है कि वो छोटा सा प्लांट भागते हुए उसी पेंटिंग के पीछे जाकर छुप जाता है और गुआन से कहता है, मैं इटर्नल सेक्ट का मास्टर ली आओ हूँ। ये सुनकर गुआन हैरान होता है कि तुम इटर्नल सेक्ट के मास्टर हो। तो वो छोटा सा ट्री बाहर निकल आता है और कहता है, नहीं, मैं बस अब उसकी सोल का कुछ हिस्सा हूँ। वैसे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। आज से तकरीबन 3 साल पहले सोल स्प्लिटिंग सेक्ट ने मेरे पर हमला करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेरी बॉडी उस टाइम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और मेरी सोल वो पूरी तरह से बिखरने लगी थी, इसीलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए मैंने अपनी सोल को इस प्लांट के अंदर लॉक कर दिया है। मगर तुम अब आ गए हो ना, तो अब फाइनली मैं दिन की रोशनी में बाहर निकल पाऊंगा। मगर वहां पर गुआन नजर नहीं आता, जिस पर वो पौधा देखता है तो वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। ये देखकर वो गुआन से कहता है कि तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम मुझसे मिले हो। मगर गुआन उसके पत्ते खींचते हुए कहता है, मुझे बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे जाना है। ये सुनते ही वो गुआन से कहता है, आजकल की यंग जनरेशन में सच में सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं है, इन्हें हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए होती है। मगर गुआन के पूछने पर वो उसे बताता है कि तुम्हें बाहर जाना है ना, मेरी वो पेंटिंग देख रहे हो, उसके नीचे रास्ता है। ये सुनते ही गुआन जैसे ही वहां से जाने लगता है तो वो छोटा पौधा पीछे से कहता है, माफ करना दोस्त, पर अब ये बॉडी मेरी होगी। ये कहने के बाद वो उसे पीछे से बहुत ही जोर से हिट करते हुए फौरन से उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जा पहुंचता है, जहां पर वो तैरते तैरते उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा था। जब वो उसकी सोल को देखता है तो वो कहता है कि एक बार इसे डिस्ट्रॉय कर दूं तो उसके बाद ये बॉडी पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में होगी। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचता है तो गुआन जागता है और उसके पीछे मौजूद वो एंशिएंट गॉड भी अवेकन हो जाता है, जिससे वो छोटा प्लांट इतना ज्यादा डर जाता है कि फौरन से पीछे हट जाता है। तो गॉड यहाँ पर गुआन को गार्ड करने के लिए मौजूद था ताकि उसकी सोल पर कोई अटैक ना कर सके। और वो सेक्ट मास्टर ये देखकर हैरान हो गया था कि आखिर ये ऑरा किस चीज का है। मगर कुछ ही देर में वो उस जायंट गॉड को पहचान जाता है और इतने में गुआन उसे आकर पकड़ते हुए ऊपर उठाकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जगह कौन सी है, मैं कहाँ आ गया हूँ। जिस पर वो सेक्ट मास्टर कहता है, ये तुम्हारा हिस्सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। और फिर वो उसे सीनियर कहकर पुकारते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अगर मुझे मालूम होता कि तुम वो कल्टीवेटर हो जिसे एक एंशिएंट गॉड ने चूज किया है तो मैं कभी भी तुम पे अटैक नहीं करता। तो एंशिएंट गॉड का सुनते ही गुआन पीछे पलटकर देखता है तो उसे नजर आता है कि वो एंशिएंट गॉड जो कि उसने पहली मर्तबा देखा था, जिसके साथ उसने एग्रीमेंट किया था, वो वहां पर पीछे मौजूद था। जिस पर उसे यकीन आ जाता है कि वो गॉड सच में उससे मिला था और उसने रियल लाइफ में ही उसके साथ एग्रीमेंट भी किया है। अभी इस गॉड के बारे में मालूम नहीं है कि इसका नाम क्या है और उसके पास कौन सी पावर्स है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में भी हमें पता चलता जाएगा। यहाँ पर गुआन कहता है कि चलो मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या कुछ जानते हो। ये सुनकर वो सेक्ट मास्टर उससे कहता है, असल में 13 एंशिएंट गॉड्स के बीच में एक डाव फ्रूट को लेकर आपस में लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि पूरी की पूरी एक जंग छिड़ गई
थी, यहाँ तक कि वो सारे के सारे गॉड्स एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि उनकी डिवाइन बॉन्ड्स ही इस दुनिया में बाकी रह जाती हैं और वो सब पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, मगर उनके चोजन कल्टीवेटर्स उनकी इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं और सेम उसी गॉड लेवल तक जा सकते हैं। ये सुनकर गुआन कहता है, आखिर उसने मुझे क्यों चूज किया है, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ। मगर वो सेक्ट मास्टर उसे बताता है कि क्योंकि अब एक गॉड ने अपने चोजन वन को सिलेक्ट कर लिया है तो इसका मतलब है कि अब हेवन में दोबारा से क्योस पावर अपीयर होगी। अच्छा हुआ कि तुम मेरी लाइफ में एक मर्तबा मुझसे जरूर मिले, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि एंशिएंट गॉड सच में एग्जिस्ट करते थे। आज मुझे पता चला कि तुम्हारा बैकअप वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे बैकअप में एक गॉड खड़ा है। मगर गुआन कहता है, आखिर इसका पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए उन्होंने मुझे चुना है। मगर यहाँ पर वो सेक्ट मास्टर उस पानी में हाथ डालकर चेक करता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि यहाँ तो एनर्जी की भरमार है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी का समंदर है। वो सेक्ट मास्टर उसे बताता है कि आखिर तुम किस तरह के इंसान हो कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले वाले एंशिएंट गॉड्स के पास भी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं हुआ करती थी। उसके बाद से ही हेवन एंड अर्थ ने स्पिरिचुअल एनर्जी के सारे गेटवे बंद कर दिए थे ताकि कोई भी कल्टीवेटर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम ही ना कर सके। वो लोग अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेशन करने के बाद भी इतनी एनर्जी इकट्ठी नहीं कर पाते थे जितनी के तुम्हारे पास अब मौजूद है। तुम सच में गॉड गिफ्टेड हो, शायद तुम्हारे नसीब में ही वो लिखा है कि तुम कल्टीवेशन को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाओगे। मगर यहाँ पर गुआन कहता है कि मुझे इस दुनिया में मौजूद मेजर सेक्ट्स के बारे में बताओ कि एस्ट्रल क्लाउड पैलेस वो दुनिया के ताकतवर सेक्ट्स में गिना जाता है या नहीं। जिस पर वो मास्टर बताता है कि हाँ, क्यों नहीं। एस्ट्रल क्लाउड पैलेस वो तो दुनिया के सबसे ताकतवर और टॉप रैंकिंग के पैलेस में गिना जाता है। यहाँ तक कि इस दुनिया में मौजूद जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उनकी रैंकिंग में एस्ट्रल क्लाउड पैलेस के टॉप डिसाइपल्स का नाम आता है, खास तौर पर ली जुआंग, जिसने अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी से अपग्रेड किया है। पता नहीं वो क्या मेथड यूज करता है जिससे उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ जाती है। ये सुनने के बाद गुआन को याद आता है कि उसने बहुत ही लंबे टाइम तक उसके विलेज के लोगों को मार मार कर उनकी स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स को बढ़ाया है, जिससे वो ब्रेक थ्रू कर पाता है। मगर अब खून का बदला खून होगा, उसने जो कुछ किया है उसकी सजा उसे मैं खुद दूंगा। मगर वो सेक्ट मास्टर कह रहा होता है, वैसे भी सारी पावर तुम्हारी ही है, क्या मुझे तुम थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने दोगे। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है और तुम फिर भी की रिफाइनमेंट के फर्स्ट लेवल में हो। ये सुनकर गुआन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और कहता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना नहीं आता। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बॉडी में मौजूद इस गॉड का सीक्रेट हमेशा सीक्रेट ही रहना चाहिए। ये सुनकर वो सेक्ट मास्टर कहता है कि हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकाल सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे एक सीक्रेट रास्ते से बाहर ले जा रहा होता है और साथ में बड़े ही गुरूर और घमंड के साथ कह रहा होता है कि देखा, मेरी बात मानने का नतीजा, मेरी वजह से आज तुम जिंदा यहाँ से निकल पाओगे। पर गुआन कहता है, ये गड्ढा जरूर किसी कुत्ते ने खोदा है, जब इसमें इतनी कम जगह है। मगर वो बाहर निकलते निकलते अचानक से उसी कल्टीवेटर जुवोकियान के सामने आ पहुंचता है, जिस पर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे छुपे हुए थे, मुझे लगा था कि शायद तुम भाग गए हो। मगर यहाँ पर गुआन उस मास्टर से कहता है, तुम तो मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले थे ना। जिस पर वो मास्टर कहता है, शायद कोई टेक्निकल एरर आ गया होगा, मैं चलता हूँ, तुम खुद ही हैंडल कर लो। ये कहने के बाद गुआन बाहर निकलता है, जिस पर जुवोकियान से कहता है, तुम्हारी वो लड़की सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस थी, आखिरी टाइम पर वो तुम्हारा ही नाम पुकार रही थी। ये सुनते ही गुआन उसकी तरफ धूल मट्टी थ्रो करता ही वहां से भाग जाता है और कहता है कि वो लड़की मेरा नाम जानती ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर वो सेक्ट मास्टर फिर से अपीयर होता है और कहता है कि बच्चे, कोई टेक्निक यूज करो, कोई स्पेल यूज करो, उससे फाइट करो। मगर गुआन कहता है, मुझे पता नहीं है कैसे यूज करना है। पीछे से वो कल्टीवेटर उनके ऊपर अपनी सोर्स थ्रो कर रहा होता है, जबकि यहाँ पर गुआन को पता ही नहीं था कि वो अपनी पावर
पावर को कैसे यूज करे, जबकि वो सेक्ट मास्टर एक बुक रीड करते हुए उसे बताने की कोशिश करता है कि वो पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। जैसे जैसे वो उसे एक मेथड बताना शुरू करता है तो यहाँ पर गुआन अपने सीक्रेट स्पेस के अंदर उसे कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, मगर बाद में वो सेक्ट मास्टर कहता है अरे नहीं, इसके लिए तो तुम्हें कम से कम भी 3rd लेवल में होना चाहिए था। पर हमें दिखाया जाता है कि 1st लेवल में होने के बावजूद भी वो उस टेक्निक को अच्छी तरह से रियलाइज कर लेता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है, जिस पर ज़ुओ क्यान भी हैरान हो गया था कि फर्स्ट स्टेप की रिफाइनमेंट के 1st लेवल में होते हुए ये इतना स्पीड कैसे जा रहा है। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गुआन रुक जाता है और कहता है कि इसे लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी की टेक्निक्स को तभी यूज कर सकता हूँ जब मैं कोई और टेक्निक यूज करूँ। मगर पीछे से ज़ुओ क्यान उस तक पहुंचने वाला होता है, जिसके बाद वो सेक्ट मास्टर उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक और पावरफुल अटैकिंग टेक्निक बताता हूँ, इस टेक्निक को यूज करोगे तो तुम्हें इससे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं जैसे ही ज़ुओ क्यान उसके करीब पहुंचता है तो अचानक से उस मास्टर के बताए हुए मेथड को फॉलो करते ही गुआन इतना जोरदार अटैक करता है कि उसके क्लीवर से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है कि ज़ुओ क्यान उससे टकराता है तो वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होता है और वहां से दूर जा गिरता है। मगर अचानक से पलक झपकते ही वो वापस आते हुए गुआन पर इतना जोर का वार करता है कि गुआन को पता भी नहीं चलता और वो भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और जैसे ही ज़ुओ क्यान उस पर हमला करने के लिए दोबारा आता है तो वो कहता है मैं जानता हूँ तुम मरने का नाटक कर रहे हो। जैसे ही वो अपनी सोड उसकी पीठ पर घुसाने वाला था तो अचानक से गुआन उसके अखरोट पर इतना जोर से लात मारता है कि उस बेचारे की आंखें ही बाहर आ जाती हैं और वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। और गुआन मौके का फायदा उठाते ही अपने क्लीवर के साथ उस पर दोबारा से वार करने जाता है, मगर ज़ुओ क्यान उसे आराम से ब्लॉक करते हुए वापस पीछे धकेल देता है, जिस पर गुआन कहता है आखिर इसके अखरोट इतने मजबूत कैसे हैं। मगर जैसे वो नीचे गिरता है तो ज़ुओ क्यान अपनी सोड उसकी बॉडी में घुसाने ही वाला था, जिस पर गुआन को अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोड को रोकना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है ज़ुओ क्यान की जितनी भी इंजरीज होती हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं, जिसका मतलब ये था कि वो क्रिएशन आर्ट टेक्निक को भी यूज करते हुए अपनी बॉडी को हील कर सकता है। यहाँ पर वो सेक्ट मास्टर से कहता है तुम्हें अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी होगी। ये कहने की देर थी कि गुआन एक जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो ज़ुओ क्यान को अपने आप से दूर उछाल फेंकता है। मगर यहीं पे ही हमें ज़ुओ क्यान के ऊपर अचानक से एक डिमोनिक मार्क दिखाई देता है, जिस पर उसे खुद पता भी नहीं चलता कि वो क्या चीज है। मगर जब गुआन खड़ा होता है तो वो ये देखकर काफी सरप्राइज होता है कि वो निशान क्या है। वो सेक्ट मास्टर से भी पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। उस मास्टर को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसका मतलब क्या है। वो गुआन से कहता है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से। मगर अचानक से वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके साथ एक टेबलेट भी अपीयर होता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा टारगेट बिल्कुल नीचे मौजूद है, तुम्हें इसे मारना है। ये पढ़ने के बाद यहाँ पर गुआन अपनी वो क्लेवर टेक्निक यूज करने की कोशिश करता है, मगर साथ में ज़ुओ क्यान भी अपनी ब्लेड टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो गुआन की बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से कट लगाता है और दोनों एक दूसरे के दूसरी तरफ जा पहुंचते हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर ज़ुओ क्यान ने गुआन को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया था। मगर साथ में अचानक वो एक इल्यूजन के अंदर भी चला जाता है, जहाँ पर लाइट्स जलती हैं और वो देखता है कि वो एक रूम में मौजूद है, जहाँ पर गुआन उसके साथ मौजूद है। और वो कहता है ये क्या टेक्निक है। मगर गुआन वो अपने उसी क्लीवर को यूज करते हुए अटैक करता है तो ज़ुओ क्यान फिर से उसे उछालकर पीछे की तरफ थ्रो कर देता है। और फिर गुआन खड़ा होकर दोबारा से अपने क्लीवर को अपने पास बुलाता है तो यहाँ पर ज़ुओ क्यान बगैर इंतजार किए ही उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। मगर हम देखते हैं उस क्लीवर की जगह गुआन के हाथ में एक गन आ गई थी। उसे देखकर ज़ुओ क्यान थोड़ी देर के लिए डर गया था कि ये क्या चीज है। उसे लगा कि शायद ये कोई बेकार सी चीज है, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके जैसे उस पे अपनी सोर्ड से वार करता है तो गुआन बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करता है और अपनी एक टांग से उसे पकड़कर बहुत ही टाइट करके पकड़ता है और उस गन से सीधा उसके सिर का निशाना लेते हुए जैसे गोली चलाता है तो वो बंदा वहीं पर ही ढेर हो जाता है। और यहाँ पर गुआन को फिर से अपनी पुरानी लाइफ वाली कुछ मेमोरीज याद आने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि उसने अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया था तो उस फर्स्ट सील के अंदर एक रेड ब्लड जैसी एनर्जी आ जाती है और उस फॉर्मेशन से उसे बताया जाता है कि उसे 9 हेवन गेट को ओपन करके अपना टास्क कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद उसकी एक विश कंप्लीट की जाएगी। और हम जानते हैं कि उसकी विश क्या है, वो अपनी सिस्टर को दोबारा से जिंदा करना चाहता है। और जब वो उसे अपने सामने दिखाई देती है तो वो तेजी से उसकी तरफ भागते हुए जाता है, मगर वहाँ पर खून के सिवा कुछ भी नहीं होता। और यहीं पे ही हमें दिखाया जाता है उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर अचानक से कुछ और चीज एंटर करने लगती है। वो चीज कोई और नहीं
होती, बल्कि पूरा का पूरा एक ऐसा रूम होता है कि जिसमें गन्स भरी हुई होती है। यानी कि आगे की फाइट में हम लोग कल्टीवेशन के साथ साथ बहुत ज्यादा गोलाबारी होते हुए देखेंगे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सेक्ट मास्टर कह रहा होता है कि आखिर ये कैसी गॉड इनहेरिटेंस है, ये लड़का तो अभी से ही मर गया। मगर अचानक से ज़ुओक्यान खड़ा हो जाता है, जिस पर वो सेक्ट मास्टर कहता है तुम जिंदा हो, मुझे लगा था कि शायद तुम दोबारा होश में नहीं आओगे। मगर उस सेक्ट मास्टर को यह भी पता चलता है कि गुआन का कल्टीवेशन लेवल अपग्रेड हो गया है। वो गुआन को बताता है कि तुम्हारा वो एविल सिस्टम जिस भी बंदे को टारगेट कर लेगा तुम्हें उसे मारना ही होगा, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन अपग्रेड हो जाएगी। और गुआन कहता है इसका मतलब ये है कि एक टास्क कंप्लीट करने के बाद मुझे एक ना एक ट्रेजर या फिर एक ना एक सिस्टम जरूर मिलेगा। इतने में अचानक यहाँ पर ज़ुओक्यान के वो बाकी के दो चमचे भी आ पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसने ज़ुओक्यान को मार दिया है। तो वो लोग फौरन से उसका पीछा करते हैं, मगर यहाँ पर वो सेक्ट मास्टर अपना टेलीपोर्टेशन त्रिस्मान बाहर निकालता है और गुआन से कहता है कि इसके जरिए हम लोग फौरन से बाहर निकल जाएंगे। वो लोग जब वहां से टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं तो वो दोनों कल्टीवेटर्स उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि चलो इसे दफा करो। चलो सीनियर ज़ुओक्यान के बैग में देखते हैं कि क्या चीज है। अगले सीन में हमें एक और पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां पर खूबसूरत लड़कियां होती हैं और उनके साथ कुछ लड़के भी होते हैं। वो लोग यहाँ पर नहाते हुए एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, मगर वहाँ एक खूबसूरत हसीन लड़की भी होती है जो कि वहाँ किसी को भी लिफ्ट नहीं करा रही थी। अचानक से गुआन उस टेलीपोर्टेशन की वजह से सीधा वहीं पर ही आकर गिरता है और सीधा उस लड़की के ऊपर आ जाता है, जिस पर वो लड़की उसे इग्नोर करने के बजाय उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। उसकी बॉडी को देखते हुए वो लड़की तो पहली नजर में ही उसकी दीवानी हो गई थी और वो गुआन को कहती है कि क्या तुम मुझे सर्व नहीं करोगे। वो सेक्ट मास्टर उस खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसका भी दिल मचलने लगता है कि काश वो भी दोबारा इंसान बन जाए, मगर यहाँ पर गुआन मौजूद था तो वो उस लड़की को पैर से पकड़कर पानी में डुबा देता है। और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।